हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। आज हम क्लास 10th HBSC के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं उसको समझने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलो शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है भाई? प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताओं को हमें पढ़ना है। मानव व उसकी सभ्यता का उद्भव एवं विकास एक रोचक कहानी है। वह जो मानव है और उसकी जो सभ्यता है उसका उद्भव मतलब जन्मना, उसकी पैदाइश और जो उसका विकास है वो एक बहुत ही रोचक कहानी है। इन सभ्यताओं का बहुत बड़ा भाग अतीत के घने कोहरे में छुपा है। मीन्स कहने का अर्थ क्या है भाई, ये जो सभ्यताएं हैं उनको अभी तक पूर्ण रूप से उनकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। उसके कई पहलू ऐसे हैं जिससे हम आज तक अनभिज्ञ है, मतलब अभी तक हमें उनकी जानकारी नहीं है। इनको समझने का प्रयास निरंतर जारी है, मतलब लगातार इनको समझने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभ्यताएं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों, भाई ये जो सभ्यताएं हैं वो संसार के अलग अलग क्षेत्रों और में पनपी है और अलग अलग समय में इनका विकास हुआ है। यह जब व्यक्ति स्थायी रूप से रहना शुरू करता है, जब व्यक्ति स्थायी रूप से रहना शुरू कर देता है, मीन्स घर बना के या कहीं पर मतलब घूमना फिरना बंद करके एक स्थान पर रहना शुरू कर देता है, तब व्यवस्थित जीवन बिताने के प्रयास में उसके चारों ओर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक गांव में या शहर में रहते हैं, आप घर में रहते हैं, तो समाज के साथ भी आपका संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे आपके दादा है या कोई नेबर्स है, आपके फ्रेंड्स हैं, तो समाज के साथ भी संबंध स्थापित हो गया। राजनीतिक रूप जैसे ये अनेक पार्टियां बनी हुई हैं, या उस टाइम राजा महाराजा होते थे, वे हमारे ऊपर कैसी नीतियां थोपते थे, तो वो भी राजनीतिक हो गया। सांस्कृतिक जैसे हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, हम एक विशेष भाषा बोलते हैं, तो सांस्कृतिक हो गया। और आर्थिक में जैसे हम व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं या कोई भी अन्य क्रियाकलाप करते हैं जिससे हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, तो वो आर्थिक व्यवस्था है। तो क्या कहना चाहता है भाई, जब मनुष्य स्थायी रूप से रहना शुरू कर देता है तब व्यवस्थित जीवन बिताने के प्रयास में उसके चारों ओर एक सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का निर्माण शुरू हो जाता है। और जो ये व्यवस्था है ना, वही सभ्यता का निर्माण करती है। ये जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं जो आर्थिक व्यवस्था है, ये चारों मिलकर एक सभ्यता का निर्माण कर देती है। जिन सभ्यताओं की जानकारी आज तक प्राप्त हुई है उन सभ्यताओं का वर्णन निम्न प्रकार से है। भाई जो जिन सभ्यताओं के बारे में आज तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो नीचे दर्शाई गई है। तो सबसे पहले सरस्वती सिंधु सभ्यता है, इसको हमने जान ही लिया था, ये हमारे इंडिया में है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन उसके आसपास। दूसरी है चीन की सभ्यता, ये रही चीन की सभ्यता। तीसरी है मेसोपोटामियाई सभ्यता जो आज के इराक में है, मेसोपोटामियाई सभ्यता। चौथी है मिस्र की सभ्यता जो आज के इजिप्ट है, ये यहाँ पर है मिस्र की सभ्यता। पाँचवीं है माया की सभ्यता, ये रही जो आज का मैक्सिको और जो 7 कंट्रीज़ हैं वहाँ पर है। और ये है इंका की सभ्यता जो आज ये यहाँ पर है, पेरू का रीजन है और इक्वेडोर और कई देश यहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर का इलाका भी इंका की सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो हम इनको एक एक करके आज समझ लेंगे। तो सबसे पहले समझने का विषय कौन सा है? सबसे पहले हमें समझनी है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास लगभग 7,000 वर्ष पूर्व हो गया था। मतलब आज से 7,000 साल पहले जो मिस्र की सभ्यता है वो अपना विकास कर चुकी थी। प्राचीन काल में मिस्र छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मतलब पुराने समय में जो मिस्र था वो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। परंतु लगभग 4,000 ईस्वी पूर्व में ये छोटे छोटे राज्य है वो संयुक्त होकर, मतलब मिलकर, ये जितने छोटे छोटे राज्य थे ये सारे के सारे मिलकर और दो राज्यों में संगठित हो गए। मतलब दो राज्यों का इन्होंने निर्माण कर लिया। पहला जो था वो उत्तर मिस्र अथवा नील नदी के मुहाने का राज्य था, तथा दूसरा दक्षिण मिस्र अथवा नील नदी की घाटी का राज्य था। देखो मैं थोड़ा आपको ऊपर करके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसको कर लिया है और मैं इसको थोड़ा
वो करता हूँ। ये यहाँ से है, ये नील नदी ऐसे करके बहती है, ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे लंबी बहने वाली नदी है। तो इसके मुहाने मतलब इसके किनारे पर बिल्कुल अनेक नगरों का निर्माण हुआ उत्तरी साइड में। ये उत्तरी साइड है, तो इसको कहा उत्तरी साइड है। यहाँ पर जो ये दो राज्य संगठित हुए, एक तो उत्तरी राज्य बन गया, एक दक्षिणी राज्य बन गया। उत्तरी राज्य तो है वो उसके मुहाने पर, इस नदी के किनारे के मुहाने पर बना। और जो दक्षिण राज्य है, घाटी का मतलब होता है उसके आसपास का क्षेत्र सारा। तो जो दक्षिण राज्य है वो उसकी घाटी, इसके आसपास के क्षेत्र में पनपा। तो ये है उत्तरी राज्य और दक्षिण राज्य का मीनिंग। थोड़ा मैं इसको कम जूम करता हूँ। हाँ आगे, ओके ठीक, आगे। तो उत्तरी मिस्र की राजधानी जो थी वो बूटो थी। आपको याद रखना है भाई, उत्तरी मिस्र की राजधानी क्या थी? बूटो थी। वह उसका राज चिन्ह क्या था? मधुमक्खी था। जैसे आज हमारा राज चिन्ह, जैसे हमारा तिरंगा है, उसी प्रकार उनका राज चिन्ह मान लीजिए, जैसे हमारा राज चिन्ह या अशोक चक्र है, इस प्रकार का है, तो उनका मधुमक्खी था। दक्षिणी मिस्र की राजधानी तई खेबे, उनकी राजधानी क्या थी दक्षिणी मिस्र की? तई खेबे। वह राज चिन्ह क्या था? पेपाइरस का गुच्छा, मीन्स ये एक पेड़ होता है। मेना था मिनिस नामक राजा ने, नाम है मेना या मिनिस, ये एक राजा था। उन्होंने 3400 ईस्वी पूर्व में, मीन्स ईसा मसीह के 3400 वर्ष पहले, इन दोनों राज्यों को मिलाकर, जो ये उत्तरी मिस्र है और जो दक्षिणी मिस्र के दो राज्य हैं, उनको मिलाकर संपूर्ण मिस्र का को अपने अधीन कर लिया, मतलब अपने नियंत्रण में ले लिया, उसका राजा बन गया। नाम याद रखना आपको, मेना या मिनिस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3400 ईस्वी पूर्व में ये दो जो राज्य थे, उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र के, इन दोनों को मिला लिया और संपूर्ण मिस्र को अपने अधीन कर लिया। मेना जो था वो एक सफल विजेता और महान सेना नायक था। भाई ये सेना नायक भी था, मतलब सेना को पे नियंत्रण रखता था, और राजा तो ये था ही, विजेता था ही। उसने मेम्फिस को मिस्र की राजधानी बनाया। याद रखना है कि भाई जो मिनिस या मेना था, उसने मेम्फिस को मिस्र की राजधानी बनाया था। तो मिस्र की ये पहली राजधानी थी, और वहाँ पर राजतंत्रात्मक मीन्स राजा का शासन व्यवस्था स्थापित की। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मतलब है कि वहाँ पर राजा का नियंत्रण हो गया पूरे के पूरे साम्राज्य पर। इसी को मिस्र के प्रथम राजवंश की स्थापना इसी ने मिस्र के प्रथम राजवंश की स्थापना की थी। देखो, मिस्र के प्रथम राजवंश की स्थापना इसने की, और मिस्र की राजधानी भी प्रथम पूरे मिस्र की इसने बनाई थी, मेम्फिस। आगे बढ़ते हैं। ये मिस्र का पिरामिड है, इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो गतिविधि जानने का प्रयास करें कि नील नदी ने किस प्रकार मिस्र की सभ्यता का पालन पोषण किया। अब ये तो बिल्कुल आसान सा ही विषय है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं वो संपूर्ण ही नहीं हो पाएंगी। जल जो है उस मनुष्य के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे हम जल से हैं, प्राचीन समय में ऐसा था नहीं भाई रेल थी या कुछ और था, तो सबसे सुगम जो यात्रा का तरीका था वो नदी के माध्यम से ही होता था। दूसरा क्या है, जल की प्राप्ति हो या सिंचाई के लिए भी क्या है, सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? जल की ज़रूरत होती है। और बिना सिंचाई के जो है खेती नहीं हो सकती। तो और खाना भी, और जो जल है वो जीवन का आधार है। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं भाई, नील नदी को इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि नील नदी जो है वो मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ी पालक या पोषक थी। जो दूसरा है, क्या आप जानते हैं में मिस्र के ज्ञान को दुनिया तक ले जाने में फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो 18वीं या 19वीं शताब्दी में अराउंड, जो आज का आधुनिक भारत है, आधुनिक यूरोप है, वहाँ पर फ्रांस एक देश है, उसका ये शासक होता था नेपोलियन बोनापार्ट। और इसने क्या किया था, मिस्र पर क्या कर लिया था? नियंत्रण कर लिया था 1834 के बाद, कुछ 1850 या इसके अराउंड। तो इसने नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, मिस्र पर कब्जा कर लिया, और वहाँ की सभ्यताओं को, वहाँ की जो महत्वपूर्ण जानकारियों को लोगों के पटल पर, मतलब दुनिया के पटल पर लाने की में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ये हमें बताना चाह रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई वैसे एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ नहीं है, बस थोड़ा इम्पोर्टेंट ऐसे ही है। तो अब हमें पढ़ना है मिस्र का इतिहास जानने के साधन। भाई हमने ये तो हम सब पढ़ रहे हैं भाई, मिस्र में ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, वो है, वहाँ की राजनीति कैसी थी, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, सभी चीज़ें। परंतु हम ये जानकारी हमको प्राप्त कैसे हुई?
तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के 3 तरीके हैं, 1, 2, 3। पहला जो तरीका है वो है साहित्यिक साधन। साहित्यिक साधन का मतलब है जो किताबें हैं, जो लिखित साक्ष्य है, मत कहने का अर्थ जो लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं या किताबों में या पांडुलिपियों में, उनको हम साहित्यिक साधन कहते हैं, जिसमें जिसमें मिस्र के बारे में जानकारी होती है। जैसे साहित्यिक साधन किस किस के हैं, जैसे हेरोडोट्स है, डायोडोट्स है और मेनेथो है। इनके साहित्यिक साधनों से ये राइटर हैं। दूसरा, ये उसी टाइम के राइटर हैं, तो उसके अराउंड के, उससे थोड़े बहुत पहले के या थोड़े बहुत बाद के, उसी समय के ये राइटर्स हैं। दूसरा, पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य का क्या मतलब है भाई? पुरातात्विक साक्ष्य मतलब है खुदाई से या छानबीन से जब जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। जैसे पिरामिड है मिस्र के, उनसे, उनकी समाधियों से, भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर बने चित्र से, वहाँ के मंदिरों से, और रोसेटा अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है? एक पत्थर है या कोई धातु है, उसके ऊपर अंकित होता है भाई लिपि। लिपि को उसके ऊपर जैसे कोई पत्थर है और उसके ऊपर आप लिख दे पूरी जानकारी, तो वो होता है अभिलेख। और अभिलेख का नाम है रोसेटा। उससे भी हमें मिस्र के इतिहास की जानकारी मिलती है। और आधुनिक साधन, आज के साधन कौन कौन से हैं? एडोल्ड इरमान व J.S. बर्स्टेड की पुस्तकें भी हमें इसके बारे में जानकारी देती हैं, तो आप इसको याद रखना। अब हमें इनकी राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ना, भाई वहाँ की राजनीति कैसी थी। तो मिस्र का जो राजा था वो फ़राओ कहलाता था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और याद रखना भाई, मिस्र के राजा जो था वो फ़राओ का, जैसे हम राजा कहते हैं या सम्राट कहते हैं, उसी प्रकार वहाँ का राजा फ़राओ कहलाता था। फ़राओ जो था वो न्याय और ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। मीन्स न्याय चाहिए अगर आपको, तो सबसे बड़ा स्रोत मतलब न्याय देने का कौन था? राजा था, ये फ़राओ था। और ईश्वर का प्रतिनिधि ऐसा कहा जाता है भाई, जैसे कोई ईश्वर है, उसका प्रतिनिधि मतलब ईश्वर ने अपने किसी शागिर्द को, अपने चेले को पृथ्वी पर भेज दिया है, अर्थ पर भेज दिया है शासन करने के लिए, इसलिए ये जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। मिस्र के राजनीतिक इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। विभक्त का मतलब होता है बांटा जा सकता है। मिस्र का जो राजनीतिक इतिहास है उसे आप 3 भाग में बांट के देख सका हम। पहला है प्राचीन काल या पिरामिड काल, जो 3400 ईस्वी पूर्व से 2160 ईस्वी पूर्व है। दूसरा है मध्यकाल या सामंतवादी युग, जो 2160 से 1580 ईस्वी पूर्व है। और तीसरा है नवीन काल या साम्राज्यवादी युग, जो 1580 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ना है हमको पिरामिड युग। तो इस युग में 6 राजवंश, कितने? 6 राजवंशों ने शासन किया था पिरामिड युग में। इनमें जो प्रमुख शासक थे वो नरमेर, अट्टा, जोसर, इमहोटेप, खुफू, यूसरेकाफ, खाफरे आदि थे। हमें इसको ज़्यादा जानकारी ऐसा नहीं है भाई आप सभी नामों को याद रख ले। अगर आपसे एक या 2 नाम याद हो तो ठीक है, नहीं ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें शासक नहीं पढ़ना, हमें उनके बारे में जो आज हमारे लिए रेलिवेंट है, जो हमें कुछ सूचनाएं प्रदान करते हैं, हमें उनको पढ़ना होता है इतिहास में। तो जो राजा महाराजा के जो नाम है वो इतने खास इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आगे पढ़ लेते हैं। इन फराउन ने विशाल पत्थरों के गगनचुंबी का मतलब होता है आसमान को चूमने वाले, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे विशाल पत्थरों के पिरामिड क्या है? त्रिभुजाकार समाधियाँ, ये रहा आपका पिरामिड एक का निर्माण कराया था। मीन्स जो ये शासक थे, ये जो 6 राजवंश के शासक थे, इन्होंने बड़े बड़े पत्थरों के गगनचुंबी पिरामिडों का निर्माण करवाया था। मिस्र की जो आधुनिक राजधानी है काहिरा, आधुनिक मतलब आज की राजधानी जो काहिरा है के दक्षिण में जो मेम्फिस है, जो मेना जो था उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया था मेम्फिस को, वहाँ पर आज भी 70 पिरामिड मौजूद है। मिस्र में पिरामिडों को बनाने का जो श्रेय है वो इमहोटेप को जाता है। बस सबसे ज़्यादा जो पिरामिड बनाने का श्रेय है अगर किसी राजा को, शासक या को जाता है, तो वो इमहोटेप है, जो तीसरे राजवंश के फराओ जोसर का वजीर था। भाई जो ये इमहोटेप कौन था? ये जो तीसरा राजवंश था उसका वजीर था। वजीर क्या होता है? जो भाई जैसे हम टैक्स लेते हैं, उस मतलब धन की आय आयात मतलब आना या
निकालना, उसका पूरा ब्यौरा रखता था। भाई कितना धन हमारे पास आया है, कितना खर्च हुआ है, तो उसका पूरा ब्यौरा रखने वाला वजीर कहलाता है। और ये इमहोटेप वजीर था किसका? तीसरे राजवंश के फराओ राजा जोसर का, और इसने सबसे सर्वाधिक पिरामिडों का निर्माण करवाया था। इसकी रचना मिस्र के लोगों ने अपने राज्य और उसके प्रतीक फराओ की अनस्वरता, अनस्वरता मतलब जो कभी नष्ट न हो, एवं गौरव को अभिव्यक्त करने के लिए की थी। भाई जो ये पिरामिड है, इसकी रचना क्या था करी गई थी, क्यों की गई थी? इसकी रचना जो है वो मिस्र के लोगों ने अपने राज्य मतलब जो इजिप्शियन राज्य है और उसके प्रतीक, और उसका प्रतीक कौन है? फराओ मीन्स राजा, उसको अनस्वरता, नस्वरता मीन्स जो कभी नष्ट ना हो। तो ये यहाँ पर ऐसा कहना चाह रहा है भाई, जो ये पिरामिड बनाने का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, वो राजा को और राज्य को यह दर्शाने का प्रयास था भाई जो राज्य है और जो राजा वो कभी नष्ट नहीं होंगे, और उनका गौरव भी है वो कभी नष्ट नहीं होगा, मतलब उनके गौरव को दर्शाने वाला ये पिरामिड इसलिए बनाए गए थे भाई, उनका वैभव को दर्शाए भाई ये कितने अमीर थे, कितने उत्कृष्ट आदमी थे, तो यह दर्शाने का प्रयास इनमें किया गया है। मिस्र के शासक सूर्य देवता को अपना इष्ट मानते थे। इष्ट मतलब अपना पूज्य। भाई जो मिस्र के ज़्यादातर लोग थे, जो शासक थे, वो सूर्य देवता को अपना इष्ट मानते थे, मतलब उनका सबसे ज़्यादा पूजनीय देवता था सूर्य। अंत तक उन्होंने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए विशाल पिरामिडों का निर्माण कराया था। तो इन पिरामिडों को बनवाने का एक दूसरा कारण यह भी था कि जो ये शासक थे मिस्र के, वो सूर्य को अपना देवता मानते थे, और सूर्य को देवता मानने के लिए के कारण और उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इन विशाल पिरामिडों का निर्माण भी करवाया था। पिरामिडों के निर्माण का एक दूसरा उद्देश्य है वो धार्मिक पवित्रता थी। एक उद्देश्य यह भी था कि लोगों को रोजगार प्राप्त दिया जा सके, और अपनी संस्कृति को दीर्घायु करने का भी उद्देश्य रहा। भाई उनकी संस्कृति, भाई आने वाले लोग भी उनकी संस्कृति को देखें, तो अपनी संस्कृति को दीर्घायु करने के लिए भी इनका निर्माण करवाने का ये एक मोटिव रहा था। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मिस्र की लिपि है, ठीक है, ये मिस्र की लिपि है और ये पढ़ी जा चुकी है। मिस्र की लिपि पढ़ी जा चुकी है, और जो आगे हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया, उसकी भी लिपि पढ़ी जा चुकी है। सिर्फ हमारा इंडिया ही जो हमारी सरस्वती सिंधु सभ्यता है मीन्स हड़प्पा सभ्यता, उसकी ही लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरी है सामंतवादी युग। दूसरा युग कौन सा था? सामंतवादी युग, जो 2160 ईस्वी पूर्व से 1580 ईस्वी पूर्व के बीच चला था। तो सामंतवादी युग में 5 राजवंशों ने शासन किया था। सामंतवादी युग में कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5। और इसके जो प्रमुख शासक थे वो थे इंटे, मेतुहोतेप, अमनहोतेप, सेनवो, सरेत आदि। इस युग में मिस्र अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। भाई क्या हुआ? हमने पहले पढ़ा कि भाई जो मेना जो था उसने उनको एकत्रित किया था, बट अब सामंतवादी युग में क्या हुआ? जो सम्राट था जो तत्कालीन सम्राट था वो कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर होने के कारण जो वहाँ का जो निरंकुश शासक था वो कमज़ोर हो गया, और वहाँ के जो राज्य थे वो जो पूरा विशाल राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया, और राज्य जो है शक्ति सामंतों के हाथ में आ गई। सामंत क्या होते हैं? ये कुलीन लोग होते हैं, मतलब अमीर अमीर लोग जिनके पास, जैसे ये राजा है, और राजा को जो परामर्श दिया करते, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते जो उसको परामर्श देते थे, इन्होंने क्या किया? जैसे ही राजा कमज़ोर हुआ ना, इन्होंने शक्ति का अपने हाथ में ले लिया, और ये बन गए, इन्होंने छोटे छोटे राज्यों का अपने लिए निर्माण कर लिया। मतलब ये जो एक पूरा साम्राज्य था इसको काट काट के इन्होंने अपने लिए अलग अलग साम्राज्य का निर्माण कर लिया, और ये जो पूरा विशाल साम्राज्य था उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया। सामंतों की प्रतिस्पर्धा के कारण प्रत्येक जागीर का चहुमुखी विकास हुआ। अब इन सामंतों में, सभी सामंतों में एक दूसरे के प्रति क्या थी? प्रतिस्पर्धा थी, मतलब कंपटीशन था, और इस कंपटीशन के कारण जागीर, प्रत्येक जागीर का चहुमुखी मतलब पूर्ण रूप से इनका विकास हुआ। भाई ये सोच रहा मैं इससे आगे निकलूँ, ये सोच रहा मैं इससे आगे निकलूँ, इस कारण इनका विकास हुआ। इस समय मकबरों का निर्माण हुआ। मकबरे जैसे पिरामिड को ही मान लीजिए आप, पिरामिड भी एक प्रकार का मकबरा ही है। और व्यापार तथा कृषि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप उनके नगर सभ्यता के केंद्र बन गए। भाई इन्होंने व्यापार
क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण इन्होंने व्यापार का भी बहुत ज़्यादा और कृषि को भी बहुत बढ़ावा दिया, जिसके कारण इनको नगर सभ्यता का केंद्र बन गए। ये सामंत आपस में लड़ते रहते थे भाई, कंपटीशन था, तो कंपटीशन सिर्फ विकास से ही पूर्ण तो नहीं होगा, एक दूसरे से ही लड़ते थे कब्जा करने के लिए और अन्य मोटिव के लिए। चारों ओर अशांति तथा अराजकता व्याप्त थी, इसी कारण चारों तरफ क्या थी, अशांति थी और अराजकता, मतलब मारकाट की स्थिति, कभी कोई दूसरे पर आक्रमण कर देता, कोई कभी किसी पर आक्रमण कर देता, तो अशांति और अराजकता व्याप्त थी। ऐसे में सीरिया के हिक्सास लोगों ने ऐसे में क्या किया, जो सीरिया है, सीरिया के हिक्सास लोगों ने, सीरिया में आपको दिखा देता हूँ ऊपर करके, मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। सीरिया को आपको दिखा दूंगा ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, स्पष्ट सभी चीज़ होनी चाहिए। ये जो इलाका है, ये जो आपका मिस्र है और इसके यहाँ कहीं पर ये आपका सीरिया है, यहाँ सीरिया है, तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये सीरिया की बात कर रहे हैं। तो चलो हम अब सीरिया को पढ़ लेते हैं इसको। तो क्या हुआ, ये सामंत आपस में लड़ते रहते थे और चारों ओर अशांति अराजकता व्याप्त थी। तो सभी ये लड़ते, एक दूसरे से वैर भाव था, कोई एक दूसरे का साथ नहीं देते थे, और इसी स्थिति का फायदा उठाकर सीरिया के इक्सास लोगों ने मिस्र पर अधिकार कर लिया। क्योंकि ये एक दूसरे लड़ते रहते थे, ना ये एक दूसरे के साथी थे, ना एक इकट्ठे मिलकर युद्ध कर सकते थे, तो इस चीज़ का फायदा उठाया सीरिया के इक्सास लोगों ने, और इन्होंने क्या किया, मिस्र पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ये स्थानीय जनता का शोषण करने लगे, मतलब ये स्थानीय जनता को पूर्ण रूप से उनका शोषण करने लगे, जिससे आम जनता को एक साथ लोगों से घृणा हो गई, जिससे जो वहाँ की आम पब्लिक थी, लोकल पब्लिक थी, उनके मन में एक साथ लोगों के प्रति घृणा हो गई। और अंत में थिब्स के सामंत अमोसिस ने हिक्सास लोगों को मिस्र से मार भगाया और स्वयं शासन करने लगे। फिर क्या हुआ, आखिरकार जो सामंत था, कौन, कहाँ का सामंत था, थिब्स। भाई हमें पता है, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। तो ये छोटे छोटे राज्यों में से एक राज्य था थिब्स, और थिब्स का सामंत था अमोसिस। उन्होंने क्या किया, हिक्सास के लोगों को मिस्र से मार भगाया और वे खुद ही यहाँ के शासक बन बैठे। आने वाले वंशों के शासक कठपुतली थे। अब जो आगे जितने भी शासक आएंगे वो कठपुतली थे, किन की, इन सामंतों की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तीसरा जो है वो है साम्राज्यवादी युग, जो 1580 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ था। इस युग का प्रारंभ 18वें राजवंश के शासक अमेनहोतेप द्वारा सामंतों की शक्ति को समाप्त करके सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना में हुआ था। भाई इस युग का जो आरंभ है वो 18वें राजवंश, भाई जितने भी राजवंश आए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें से मिस्र के 18वें राजवंश के शासक अमेनहोटेप ने इन सामंतों का, जो छोटे छोटे राज्य बनाकर बैठे थे, इनको समाप्त कर दिया और फिर से सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी। इस काल में जनता जो थी सुखी थी और समृद्ध थी। इस युग में कई राजवंशों ने शासन किया। इनके प्रमुख थे, इनमें अमेनहोतेप द्वितीय, अहमोज प्रथम, थुतमोस प्रथम, अमेनहोटेप तृतीय, और याद रखना है ये सबसे प्रमुख है। ये भैया जी, इसको तो आप हाईलाइट कर ले, हाथ सोप सुत, हाथ सोप सुत, ये यहाँ की महिला शासिका थी। तो पूछा जा सकता है भाई निम्न में से कौन मिस्र की महिला शासिका थी, तो आंसर होगा हाथ सोप सुत। आगे पढ़ते हैं। जिन्होंने मिस्र को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जो ये शासक का ऊपर नाम लिया गया है, शासक और शासिका का, इन्होंने मिस्र को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। मिस्र में लगभग 31 राजवंशों ने शासन किया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है भाई मिस्र में कितने राजवंशों ने शासन किया था, 31, और कब, कितने वर्षों तक किया था, 31 वर्षों तक किया था। मतलब लगभग ऐसे एवरेज लगाया जाए तो एक राजवंश लगभग 100 वर्ष तक। अंत में 332 ईस्वी पूर्व में यूनान के शासक सिकंदर ने, आखिरकार 332 ईस्वी पूर्व में यूनान का एक शासक था सिकंदर, जिसको हमें थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम, ने मिस्र पर अधिकार कर लिया। 332 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, जो ये यूनान का शासक था, इसने मिस्र पर अधिकार कर लिया। और सिकंदर की मृत्यु के बाद, और फिर जैसे ही सिकंदर मरा, तो मिस्र में टालेमी वंश का क्या हो गया, शासन स्थापित हो गया। तो मिस्र के प्रमुख पिरामिडों के नाम की सूची बनाइए, ये आप गूगल कर लीजिएगा। अब हमें पढ़ना है प्रशासनिक व्यवस्था। भाई वहाँ का प्रशासन कैसे नियंत्रण होता था।
जैसे है कर कौन लेता था, या फिर दंड कौन देता था, लोगों में शांति व्यवस्था कौन बनाए रखता था, तो उसको हम पढ़ना है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में जो सबसे बड़ा दर्जा था वो फ़राव का था, मीन्स राजा का। फ़राव को असीम अधिकार प्राप्त थे। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ही न हो। वह निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, मतलब वो कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र था। स्वेच्छाचारी था, मतलब उसकी इच्छा ही शासन थी। जो वह इच्छा करता था वही शासन था। मान लो ठीक है, ये समझ में आ गया, स्वेच्छाचारी था, शासक था। शासन की समस्त शक्तियाँ उसके हाथ में नहीं थी, मतलब सारी सारी शक्तियाँ उसके हाथ में थी। फराव को देवता माना जाता था, मीन्स हमने ऊपर ही पढ़ा कि ईश्वर का दूत के रूप में, उसको प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था, तो उसको इस देवता स्वरूप माना जाता था। दूसरा इसका सबसे मेन अधिकारी जो था वो था वजीर। कौन था? वजीर। फराव के बाद शासन में सबसे महत्वपूर्ण पद जो था वो वजीर का था। वह शासन संचालन के कार्य में फराव की सहायता करता। शासन चलान में जो है वो फराव की क्या करा करता? सहायता करा करता। उसका जो सबसे मेन जो कार्य था, जो वर्क था, वो लगान वसूल करना था, कर वसूल करना था। तो आय व्यय मतलब कितना धन आया है, कितना उन्होंने व्यय किया है, उसका हिसाब रखना था। तीसरा है सैन्य संगठन कैसा था वहाँ का। तो प्रारंभ में मिस्र के फ़राओं के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। जो शुरुआत के जो मिस्र के राजा होते थे उनके पास स्थायी सेना नहीं थी, मतलब वे सेना नहीं रखते थे स्थायी रूप से। फ़राओं का सैन्य संगठन सामंतवादी प्रथा पर आधारित था। फ़राओं का सैन्य संगठन क्या था? सामंतवादी प्रथा पर आधारित था। मतलब क्या कहने का अर्थ क्या है भाई, जो सामंत ने छोटे छोटे राज्य में बांट लिया था ना, तो उन सामंतों के पास क्या होती थी? सेना होती थी, बहुत बड़ी सेना। और राजा को युद्ध के लिए सेना चाहिए। जब भी राजा को युद्ध के लिए सेना चाहिए होती थी, तो वो इन सामंतों से क्या करता था? उन सैनिकों को लेता था। तो उसके स्वयं के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। परंतु बाद में जो 12वें राजवंश के समय फ़राओं ने स्थायी सेना की व्यवस्था कर ली। आगे पढ़ते हैं परिषद। परिषद क्या होती है? सभा होती है, मतलब लोगों का एक संगठन मान लीजिए परिषद। मतलब फराव मतलब राजा के दरबार में वृद्ध दरबारी, जो बूढ़े दरबारी होते हैं, उनकी एक अलग परिषद थी जिसे सारू कहा जाता था। सारू जो थे वो फराव को परामर्श देते थे, भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। ये जो वृद्ध दरबारी थे वो राजा को क्या कर देते थे? परामर्श देते थे इस बारे में। आगे है प्रांतीय शासन। जैसे हमारे राज्य है, कोई भी मान लीजिए केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, तो इसी प्रकार वहाँ के प्रांत हुआ करते थे। तो प्रांतों का शासन के बारे में समझ लेते हैं। फ़राओं ने शासन की सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य को कई प्रांतों में विभक्त कर रखा था, मतलब कई प्रांतों में बांट रखा था। प्रत्येक प्रांत को नोम तथा उसके शासक को नोमार्क कहते थे। भाई प्रांत को प्रत्येक, जैसे हम मान ले राज्य कहते हैं, उसी प्रकार प्रांत को नोम बोला जाता था। और शासक, वहाँ के जो शासक होता था उसको नोमार्क कहते थे। नोमार्क की नियुक्ति जो है फ़राओ द्वारा ही की जाती थी। अब हमें पढ़ना स्थानीय शासन। जैसे हमारे गांव में है, या फिर जैसे हमारे गांव में नहीं होता शासन, वही स्थानीय शासन। गांव का शासन, शासन प्रबंध, मैनेजमेंट सामंतों के हाथ में थी। जो ये सामंत होते थे राजा के, बड़े बड़े अमीर लोग, इनके हाथ में थी। और इन्हें पुलिस तथा न्याय संबंधी अधिकार भी प्राप्त थे। मतलब गांव में कोई भी किसी के साथ बुरा व्यवहार होता था या कुछ भी, तो न्याय संबंधी अधिकार और पुलिस संबंधी अधिकार भी इन स्थानीय शासकों के पास थे। नगरों में एक प्रशासनिक अधिकारी होता था जो शांति बनाए रखना, राजस्व कर वसूलना कार्य आदि कार्य करता था। अब हमें न्याय व्यवस्था पढ़नी, भाई न्याय कैसे मिलता था। तो फ़राओ प्रमुख न्यायाधीश होता था, जो राजा था वही सबसे बड़ा न्यायाधीश था, उससे बड़ा कोई नहीं था। मुकदमा लिखित रूप से चलाया जाता था, सब कुछ लिखित रूप से होता था। फ़राओ जो था वो मुकदमे का फैसला 3 दिन में कर देता था, मतलब 3 दिन के अंदर जो राजा था वो मुकदमे का फैसला सुना देता था। अपराधी को कठोर सजा दी जाती थी, जैसे डंडे से पीटना, अंग भंग करना, व देश निकाला देना। समझ गए होंगे। अब हमें उनकी अर्थव्यवस्था, मतलब धन का संचालन कैसे होता था और वाणिज्य व्यापार कैसे होता था, उसको हमें पढ़ना है। तो कृषि, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कृषि। तो चलो कृषि को हम समझ लेते हैं गाइस। थोड़ा सा कर लेता हूँ।
तो कृषि। मिस्र एक कृषि प्रधान देश था। यहाँ की मुख्य उपज गेहूँ, जौ, कपास, शण, ये भी एक प्रकार की फसल है, और फलों में अंगूर, अंजीर और खजूर आदि थे। फ़राओ जो थे वो कृषि की ओर विशेष ध्यान देते, मतलब राजा जो थे वो कृषि की तरफ विशेष ध्यान दिया करते थे और सिंचाई का समुचित प्रबंधन करते थे। जो राजा महाराजा होते थे वो कृषि के प्रति विशेष ध्यान देते थे और लोगों को मुसीबत न हो इसलिए वे सिंचाई का उचित प्रबंधन भी करते थे। आगे है दूसरा, पशुपालन। मिस्र के लोग पशुओं को भी पालते थे। वे गाय, भेड़, गधा, बछड़ा, बंदर और मुर्गी आदि पालते थे। आगे पढ़ेंगे उद्योग धंधे क्या थे भाई उनके। मिस्रवासी अनेक प्रकार के उद्योग धंधों में प्रवीण थे। प्रवीण मतलब निपुण थे। वे पत्थर काटने, गहने एवं बर्तन बनाने, तांबे तथा कांसे के हथियार बनाने एवं लकड़ी का फर्नीचर बनाने में कुशल थे। मिस्र के लोग नाव एवं जहाज के निर्माण में भी निपुण थे। वे जहाज भी बनाते थे और नाव भी बनाते थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना वहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग बन गए। वहाँ पेपिरस नामक घास के पौधे से कागज बनाया जाता था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है भाई कौन से पौधे से कागज बनाया जाता था, तो वह पेपिरस। तब विभिन्न तरह की चिकित्सा सामग्री भी बनाई जाती थी। ये है मिस्र में कब्रों से प्राप्त धातु के बर्तन। कब्र मतलब समझ में गए होंगे, वहाँ से धातु के बर्तन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, वाणिज्य और व्यापार। मिस्र में वाणिज्य और व्यापार का भी बहुत विकास हुआ। वहाँ आंतरिक व्यापार मतलब देश के अंदर ही, अपने खुद के राज्यों के अंदर ही जो व्यापार था वो नील नदी के द्वारा होता था। मिस्र जो था वो भारत और अरब से मसाले, रंग, तेल, पाउडर और चंदन मंगवाता था। पशुओं का भी लेन देन किया जाता था। अब हमें वहाँ की संस्कृति और उनके धर्म को पढ़ना है। मिस्रवासी जो थे वो बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का मतलब क्या है भाई, अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करते थे और वे प्रकृति के विभिन्न रूपों की भी पूजा करते थे। प्रकृति के विभिन्न रूप जैसे हवा है, पानी है, अग्नि है, इस प्रकार। और मिस्र में कुल मिलाकर 3000 देवता थे, अराउंड 3000। देख लो, मिस्र का सबसे बड़ा देवता कौन था? सूर्य था। वो हमें पढ़ लिया। 7 से 20 की पूजा करते थे। और इसको क्या कहा जाता? इसका नाम रे भी था, रा भी था, होरस भी था, एवं एमन आदि कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे हम सूर्य, भानु, दिवाकर कई नामों से बोलते हैं, उसी प्रकार वहाँ पर से रे, रा, होरस, एमन आदि कहा जाता था। सूर्य के बाद नील नदी के देवता ओसिरिस, भाई ये साफ कर लेता हूँ एक बार मैं इसको, क्या है, नील नदी के देवता क्या नाम था ये याद रखना है। ओसिरिस का प्राधान्य था, मतलब अगर सूर्य देवता के बाद किसी अदर गॉड की इंपॉर्टेंस थी तो वो ओसिरिस थे। मिस्रवासी नूत, आकाश का देवता क्या कहा जाता था? नूत। वह सिन, चंद्रमा की भी उपासना करते थे। फराओ एवं सामंतों के मरणोपरांत उन्हें ऊंचे ऊंचे मकबरों में, भाई फराओ और जो सामंत मर जाते थे जब हम, तो उन्हें ऊंचे ऊंचे मकबरों में रासायनिक मतलब केमिकल लेप करके कब्र में रख दिया जाता था। इससे मृत शरीर खराब नहीं होता था। इन्हें मम्मी कहा जाता था। इन मकबरों को पिरामिड कहा जाता था। तो ये मकबरे ही पिरामिड कहलाते हैं। मिस्र की सभ्यता को संसार की देन, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम में ये प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। तो मिस्र ने विश्व को 365 दिन का एक वर्ष और कैलेंडर प्रदान किया। और मिस्र की सबसे बड़ी जो देन है वो 365 डेज भाई, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये किसने बताया था? ये मिस्र वासियों ने बताया। और इन्होंने एक वर्ष का कैलेंडर भी हमको दिया था। इन्होंने सूर्य घड़ी व जल घड़ी का आविष्कार भी किया था। सूर्य घड़ी व जल घड़ी क्या होती है? जैसे सूर्य का प्रकाश जब गिरता है तो उसकी परछाई को देखकर जो विद्वान जो लोग थे वो अनुमान लगा देते भाई क्या समय हुआ। मतलब कहने का अर्थ है कि सूर्य घड़ी का अर्थ है भाई सूर्य की परछाई को देखकर समय का अनुमान लगाना। और जल घड़ी का अर्थ क्या है भाई? क्या होता था, एक तांबे का बर्तन होता था, उसके अंदर पानी होता था पूरा का पूरा, और एक और छोटा सा तांबे का बर्तन होता था। इस तांबे के बर्तन से पानी रिसता जाता था
इस बर्तन में से जो पानी था वो 20 मिनट के अंदर पूरा ख़त्म हो जाता था। तो मतलब जब जैसे ही ये इस बर्तन का पानी ख़त्म होता था तो 20 मिनट हो जाती थी, और जैसे ही ख़त्म हो जाता था तो जो ये डूब जाता था, सिंक कर जाता था ये छोटा बर्तन जो था, और फिर इसके अंदर पानी आ जाता था और फिर 20 मिनट के बाद फिर रिक जाता था। इसी प्रकार अगर ये 3 बार करता था तो 1 घंटा हो जाता था। आई होप मैं समझा पाया भाई। एक ये छोटा बर्तन है, एक ये बड़ा बर्तन है, इसके अंदर कोई छोटा बर्तन है। ये छोटे बर्तन में भी पानी है, बड़े बर्तन में भी पानी है। छोटे बर्तन से जैसे ही पूरा पानी समाप्त हो जाता था तो उसको 20 मिनट बनाया जाता था, और जैसे ही वो समाप्त हो जाता उसके अंदर ओल होता था, समाप्त हो गया तो वह सिंक कर जाता था, डूब जाता था, और जो बर्तन में से पानी फिर इसके अंदर आ जाता था, और फिर वह प्रक्रिया चलती रहती थी। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में अनेक खोजें की। इन्होंने ऐसा रासायनिक लेप तैयार किया जिससे मृतक शरीर को शताब्दियों तक सुरक्षित रखा जा सकता था। मिस्र की एक सूची में विभिन्न बीमारियों से संबंधित 600 दवाओं के नामों का उल्लेख मिलता। भाई अलग अलग बीमारियां खाता 600 दवाओं का नाम इनमें है। एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचलन किया। एकेश्वरवाद का मतलब क्या भाई? एक ईश्वर की पूजा। जैसे इस्लाम में है अल्लाह एकमात्र भगवान है, एकेश्वरवाद। ईसाई धर्म में ईसा मसीह एकमात्र भगवान है, तो एकेश्वरवाद। तो एकेश्वरवाद के भी कुछ रूप इसमें दिखने लगे थे, और इसीलिए एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचलन भी यहीं से हुआ था। हमने यह जो है वो मिस्र की सभ्यता पूर्ण कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं आगे मेसोपोटामिया की सभ्यता की ओर। अब हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखना, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये इंडिया है, ये यही यहाँ कहीं पर पाकिस्तान है, ये यहाँ पर आपका इराक है, और ये आपका ईरान है, और ये आपका इराक है। और इस इराक में ही जो सभ्यता पनपी थी उसको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो चलो आगे, अब हम इसको समझ लेते हैं आगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, कर लेते हैं हम। तो फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहते थे। तो हमने बता दिया भाई, जो फारस की खाड़ी थी उसके उत्तर में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहते थे। यह यूनानी भाषा का शब्द है। जो मेसोपोटामिया है वो यूनानी भाषा का शब्द है, और यह जो शब्द है वो दो शब्दों मेसो और पोटम से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है। वे दो शब्द कौन से हैं? मेसो और पोटम। मेसो का जो अर्थ होता है वो मध्य होता है, बीच में, और पोटम का अर्थ क्या होता है? नदी होता है। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग होता है। तो मीन्स जो मेसोपोटामिया है वो दो नदियों के बीच में पनपा हुआ क्षेत्र था। जैसे हमारा सरस्वती और सिंधु नदियों के बीच में था, इसी प्रकार मेसोपोटामिया जो था वो फरात व दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित था। तो याद रखना कौन सी नदियों के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता थी? तो फरात व दजला नदी। ठीक है। मेसोपोटामिया में सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन सभ्यताओं का विकास हुआ। भाई जैसे मान लीजिए ये आपका पूर्ण इराक है मान लीजिए, तो इसमें एक क्षेत्र में सुमेरियन है, निचली साइड बेबीलोनियन है, और असीरियन सभ्यताएं हैं। इनका विकास हुआ, मतलब अलग अलग समय में इन सभ्यताओं का क्या हुआ? विकास हुआ। कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। मीन्स एक साथ ये सभ्यताएं नहीं आई। पहले मान लीजिए सुमेरियन आई सबसे पहले, फिर बेबीलोनियन आई, फिर असीरियन आई। तो इनका मेसोपोटामियन जो क्षेत्र है इस पर चलता रहा। इन सभ्यताओं के बारे में कहा जाता है कि सुमेरियन ने सभ्यता को जन्म दिया। मीन्स जो ये सभ्यता आई विश्व पटल पर, तो सुमेरिया ने इस सभ्यता को जन्म दिया। बेबीलोन ने इसे चरम सीमा पर तक पहुंचाया। ये क्षेत्र है सुमेरिया, बेबीलोन, और ये सभ्यता का भी नाम है। चरम सीमा तक पहुंचाया, और असीरिया ने इसे ग्रहण करके प्रगति की। इन सभ्यताओं का वर्णन इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं, जैसे हमने मिस्र के बारे में जाना था कि भाई उस सभ्यता को जानने के साधन क्या क्या थे, तो मेसोपोटामिया को जानने के साधन क्या है उसको हम समझ लेते हैं। पहला है
बेहिस्तु बेहिस्तून अभिलेख, हमने अभिलेख का समझ लिया है। दूसरा है सूसा अभिलेख, रोसेटा अभिलेख जो मिस्र की सभ्यता को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, और वहाँ का जो धार्मिक साहित्य है उससे भी। उर, एरिडू, लगास, निप्पुर आदि नगर, ये क्या है? नगर है। उर, एरिडू, लगास, निप्पुर की खुदाइयों से मिलने वाली सामग्री। भाई यहाँ पर जो खुदाई हुई है उससे जो सामग्री मिल रही है उससे भी मेसोपोटामी सभ्यता को जाना जा सकता है। मिट्टी की पट्टिकाओं पर खुदे लेख जिगुरात, मिट्टी पर की जो पट्टिकाएं होती हैं उस पर खुदे हुए लेख से भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और हिम्बूराबी एक शासक था, उसकी संहिता से भी हमें आगे पढ़ना जिगुरात को और हिम्बूराबी को भी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सुमेरियन की सभ्यता। 4500 ईस्वी पूर्व फारस की सुमेरियन जाति के लोगों ने मेसोपोटामिया पर आक्रमण किया और यहाँ की अक्काद, बेबीलोन, इलम एवं मूसा आदि जाति को पराजित कर यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। भाई क्या हुआ, यहाँ पर छोटी मोटी जाति रहती थी भाई, 10-15 परिवार मिलकर एक जगह पर रहने लग गए, 10-15 यहाँ पर रहने लगे, तो ये छोटी छोटी जातियाँ रहा करती थी। नाम था अक्काद, बेबीलोन, इलम व मूसा। तो 4500 मतलब 4500 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, फारस क्षेत्र, फारस की खाड़ी, इसके आसपास के क्षेत्रों से जो सुमेरियन जाति है के लोगों ने मेसोपोटामिया पर क्या किया, आक्रमण किया। और यहाँ की जो लोकल जो जातियाँ थी जैसे अक्कद है, बेबीलोन है, इलम है, मूसा है, इनको पराजित कर दिया और यहाँ पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद यहाँ छोटे छोटे नगर राज्य स्थापित किए गए, वह छोटे छोटे नगर बसा लिए गए। धीरे धीरे यहाँ सभ्यता का विकास होने लगा। सुमेरिया में उस समय उर, निपुर, लगास, उरुक आदि नगर राज्य थे। भाई उर, उरुक, निपुर, लगास राज्य थे किस टाइम, सुमेरियन के टाइम, जो एक दूसरे से स्वतंत्र थे बिल्कुल। मतलब ये इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, एक दूसरे से स्वतंत्र थे ये। प्रत्येक नगर का अपना देवता था, प्रत्येक नगर का अपना खुद का देवता हुआ करता था। नगर राज्य के स्वतंत्र शासकों को पटेसी कहते थे। भाई जैसे उर का जो शासक है, निपुर का शासक है, लगास का शासक है, उरुक का शासक है, उसको पटेसी कहते थे। पटेसी के मुख्य कार्य क्या थे, तो भूमि कर वसूल करना, बाहरी आक्रमणों से नगर की रक्षा करना, जनता के मुकदमों का निर्णय देना आदि। सुमेरिया के लोगों ने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे किलाक्षर लिपि कहा जाता है। तो इनकी लिपि का क्या नाम था, किलाक्षर लिपि। ये देखिए जैसे कील का कार्य में जैसे सीधा है, सीधा है, सीधा है, टेढ़ा है, ये है, तो कील के आकार की जैसे सीधा बना लिया है, टेढ़ा बना लिया है, तो इसको किलाक्षर लिपि कहा जाता है। यह जानने का प्रयास करें कि दलदला अफरात नदियों ने किस प्रकार प्राचीन इराक में सभ्यता का पालन पोषण किया। तो ये हम नील नदी के में भी पढ़ लिया था। वही नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास होता है। पानी से सर्वोच्च नीड है, जरूरत है इंसान के लिए। क्या आप जानते हैं सुमेर के नगरों में पिरामिड के आकार में बनाए जाने वाले ऊंचे मंदिरों को जिगुरात कहा जाता है। मैंने कहा था हम नीचे पढ़ेंगे। तो जिगुरात क्या होता है, ये रहा आपका जिगुरात। जिस प्रकार वहाँ पर पिरामिड बनाए जाते थे उसी प्रकार यहाँ पर ये मंदिर बनाए जाते थे ऊंचे आकार के, इसको जिगुरात कहा जाता था। बेबीलोन का जो जिगुरात है वो 300 फुट लंबा, 300 फुट लंबा, 300 फुट चौड़ा व 300 फुट ऊंचा है। तो याद है 300 फुट लंबा है, 300 फुट चौड़ा है और 300 फुट ही क्या है, ऊंचा है। अब हम पढ़ना है बेबीलोन की सभ्यता को। सबसे पहले पढ़ा सुमेरियन को, अब पढ़ना है बेबीलोन को। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हेमराइट नदी के किनारे बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हुआ। भाई मेसोपोटामिया के जो दक्षिण में, जैसे देखिए जो ये फरात नदी है और ये दजला नदी है, ये दोनों जहाँ मिलती है ना, उसके बाद इसको हेमराइट कह दिया जाता है। तो हेमराइट नदी के किनारे जो है बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हुआ। मीन्स जो ये इराक है, इसके बिल्कुल दक्षिण में बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हुआ। 2200 ईस्वी पूर्व में सेमेटिक लोगों की एक शाखा जिसका नाम है एमराइट ने सुमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो कहने का अर्थ क्या है, सेमेटिक, अब देख लीजिए
मध्य पूर्व की तरफ से आने वाले व सामी भाषा बोलने वाली जाति। तो एक बार मैं आपको मैप में पढ़ा देता हूँ ताकि स्पष्ट हो सब कुछ। ये पूर्व है, ये मध्य है, ये मध्य है। तो मध्य पूर्व से आने वाली एक जाति थी, ठीक है। तो मैप में मैंने अब आपको दिखा दिया, फिर आपको समस्याएं नहीं होंगी। तो जो ये सेमेटिक थी वो मध्य पूर्व की तरफ से आने वाली, और भाषा कौन सी बोलती थी? सामी भाषा बोलती थी। इसको सेमेटिक कहा जाता था। तो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हेमेराइट नदी के किनारे बेबीलोन की सभ्यता का विकास हुआ। थोड़ा सा कर लेता हूँ। इरेज 2200 ईस्वी पूर्व में 2200 ईस्वी पूर्व में सेमेटिक लोगों की एक शाखा थी। ये सेमेटिक लोग थे और इसकी एक शाखा थी जो मध्य पूर्व में थे सेमेटिक। इनकी एक शाखा आई एमेराइट, और इन्होंने क्या किया? सुमेर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जो सुमेरियन सभ्यता थी इस पर। और लगभग 100 वर्षों के निरंतर संघर्ष, लगभग 100 वर्षों तक इनका संघर्ष हुआ और युद्ध हुआ इस जाति के साथ, सुमेर जाति के साथ है। और इस जाति के महान राजा थे हम्मुराबी। मैंने कहा था नीचे देखेंगे हम्मुराबी कौन है? ये सेमेटिक जो लोग हैं उनकी एक शाखा एमराइट है, उसके एक महान राजा है हम्मुराबी ने संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अधिकार करके साम्राज्य को राजनीतिक एकताएं बांधा। मीन्स जब ये उर है, उरूक है, ये जो अलग अलग नगर थे वो अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे, स्वतंत्र थे। तो जो ये हम्मुराबी थे इन्होंने क्या किया? इन सभी पर नियंत्रण कर लिया और इस सभ्यता को एक पूर्ण रूप देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब इन सभी को एक कर दिया इन्होंने। उन्होंने बेबीलोन को राजधानी बनाया। तो जो हम्मुराबी है इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया? तो बेबीलोन को बनाया। और एक विधि संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, मीन्स आज हमारे पास एक विधि संहिता, जैसे आईपीसी की धाराएं हैं। विधि संहिता मतलब लॉज जिसे कहते हैं, मतलब कानून। तो कानून को ही विधि संहिता कहा जाता है। तो जो ये हम्मुराबी था इसने कानून, विधि संहिता का भी निर्माण किया। भाई लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करोगे तो पुरस्कार मिलेगा और क्या करोगे तो दंड भी मिलेगा। तो ये है विधि संहिता में। उसने अपने साम्राज्य को प्रगति की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। मीन्स पूर्ण रूपतः उत्कृष्ट स्तर पर लेकर आपके साम्राज्य ने। वहाँ के प्रमुख शासक थे मीन्स बेबीलोन के नीसी, अम्मी, जादूगा, नेबूचडनेस्सर, गंदास, केससाइट, संसी अदाद, नेबोपोलासर आदि। उन्होंने 536 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। शासकों के नाम याद रखना ज़्यादा जरूरी है नहीं। मेसोपोटामिया प्राचीन नगरों व इराक के आधुनिक नगरों की सूची बनाकर तुलना कीजिए। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। तीसरा है असीरिया की सभ्यता। बेबीलोनिया के बाद कौन सी आई? असीरिया। सेमेटिक लोगों ने दजला नदी के ऊपरी तट पर अधिकार करके असुर नगर बसाया। जो ये सेमेटिक लोग जो थे आए थे मध्य पूर्व से, इन्होंने जो दजला नदी है, दजला नदी, उस पर क्या कर लिया? ऊपरी तट पर अधिकार कर लिया, जो इसका ऊपरी तट है। और वहाँ पर क्या नगर बसा दिया? ये आपका असुर नगर बसा दिया। इस नगर के नाम पर इस सभ्यता का नाम असीरिया की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सेमेटिक लोगों ने 700 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। जो ये सेमेटिक लोग थे इन्होंने ही क्या किया? 700 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। यहाँ का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वो तिगलत पिलेसर प्रथम था। अन्य प्रमुख शासक थे सारगन द्वितीय, सेनोचरीब, एसार हद्दन आदि। असुर बनीपाल असीरिया का अंतिम प्रतापी और प्रसिद्ध शासक था। असुर बनीपाल असीरिया का अंतिम प्रतापी और प्रसिद्ध शासक था। उसका साम्राज्य बेबीलोन, मीडिया, फिनिशिया, सुमेरिया तथा एलम तक फैला हुआ था। ये क्षेत्र थे, यहाँ के प्रांत थे। असुर बेनीपाल के समय में व्यापार, शिक्षा और कला आदि क्षेत्रों में असाधारण उन्नति हुई। उसने अपनी राजधानी निनवेह में भव्य महलों तथा मंदिरों का निर्माण कराया। तो जो असुर बनीपाल जो था वो उसने निनवेह को अपनी राजधानी बनाई थी। उसकी मृत्यु के पश्चात
असीरिया का साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया एवं 612 ईस्वी पूर्व में चेल्डियों ने इस पर अधिकार कर लिया। 612 ईस्वी में असीरिया के राजा सेना का सर्वोच्च नायक होता था। उसके पश्चात लिम्मू तथा तुर्तान नामक पदाधिकारी सेनाध्यक्ष होते थे। मीन्स जो शासक होता था वही सेना का भी सर्वोच्च होता था। उसके बाद लिम्मू और तुर्तान होते थे। असीरिया के सम्राट स्थापत्य कला के प्रेमी थे। स्थापत्य कला जैसे मंदिर निर्माण करवाना है, भवन निर्माण करवाने हैं या कुछ कलाकृतियाँ बनवानी है तो स्थापत्य कला। उन्होंने निन्वेह जो उसकी राजधानी थी तथा असुर में भव्य प्रसाद मतलब भवनों, मंदिरों तथा पुस्तकालयों का निर्माण कर लाइब्रेरी का भी निर्माण करवाया था। असीरिया का प्रत्येक राजा पुराने महल को त्याग कर अपने लिए नवीन महल का निर्माण करवाता था। असीरियन सम्राटों ने निरंकुश नीति के आधार पर 150 वर्षों तक शासन किया। निरंकुश नीति का मतलब यह है कि सभी की सभी शक्तियाँ उसके अंदर ही थी, उससे बड़ा कोई नहीं था, तो सभी शक्तियों पर उसका अधिकार था। तो 150 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। अब मेसोपोटामिया की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, अब हम उसको समझ लेते हैं। मेसोपोटामिया की राजधानी एवं प्रशासनिक व्यवस्था सामान्यतः एक जैसी रही है। शासक निरंकुश होते थे तथा साम्राज्य में उसका पूर्ण नियंत्रण होता था, लेकिन यहाँ शुरुआती दौर में प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था मतलब क्या है, वह जो राजा था, शासक था या वो लोगों द्वारा चुना जाता था। एक परिषद होती थी जो किसी भी विषय के प्रति निर्णय लेती थी, भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था। परंतु बाद में क्या हुआ, राजतंत्र के रूप में यह स्थापित हो गई। वे दैविक सिद्धांत का मतलब क्या है, भाई जो राजा है वो ईश्वर का ही एक प्रतिनिधि है, मतलब ईश्वर का ही एक रूप है, उसको ही दैवीय सिद्धांत या दैविक सिद्धांत कहा जाता है, के आधार पर शासन करते थे। वे सर्वोच्च सेनापति, न्यायाधीश व सर्वोच्च पदाधिकारी होते थे। विभिन्न सभ्यताओं में शासकों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। वे शासन के संचालन की सुविधा की दृष्टि से अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट देते थे। प्रांत के गवर्नर का चयन वे स्वयं करते थे। गवर्नर जैसे हमारे स्टेट्स में राज्यपाल होते हैं जो गवर्नर कहा जाता है, तो प्रांतों के गवर्नर का चयन भी जो उस टाइम जो था वो राजा स्वयं करता था। गवर्नर अपने प्रांत से कार्य इकट्ठा करने, शांति बनाए रखने, युद्ध में शासक का सहयोग करने का कार्य करते थे। वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, उस समय का समाज 3 वर्गों, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग में विभक्त था, बटा हुआ। जो आज का समाज हमारा लगभग बटा हुआ इसी प्रकार से उच्च वर्ग, निम्न, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। उच्च वर्ग में राजा, उच्च पदाधिकारी व पुरोहित आते थे। मध्यम वर्ग में सामंत व व्यापारी आते थे। निम्न वर्ग में दास व किसान सम्मिलित थे। समाज में नैतिकता के आदर्श बहुत ऊंचे थे। नैतिकता मतलब एथिक्स, मोरालिटी, हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है। वो समाज में स्त्री की दशा क्या थी, सामान्य थी। नैतिकता, मोरालिटी उनके लिए जरूरी थी। धार्मिक जीवन कैसा था उनका, मेसोपोटामिया के लोग बहुत देववादी थे, मीन्स एक से अधिक देवी देवता की पूजा किया करते थे। प्रत्येक नगर के अपने अलग अलग देवता थे। ये खेत, नदियों, पहाड़ों की भी पूजा करते थे। इनके प्रमुख देवता अन्नु, आकाश का देवता, की, पृथ्वी, सिन, चंद्रमा। जो सिन है वो मिस्र में भी सिन ही कहा जाता है चंद्रमा को, और यहाँ पर भी। तम्मुज, वनस्पति और कृषि का देवता। इस्तर, प्रेम की देवी। नरगल, प्लेग का देवता। प्लेग एक बीमारी है तो प्लेग से बचाने वाला देवता नरगल। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि भी दी जाती थी। विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए थे। आर्थिक जीवन कैसा था, लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। गेहूं, जौ, जैतून का तेल बनाया जाता है। कपास व अंगूर आदि खेती की जाती थी। इस समय उद्योग एवं व्यापार भी उन्नत थे। उद्योग एवं व्यापार में संघ बनाए जाते थे। वही पिछली जो क्लास जो सिंधु सरस्वती सभ्यता वाले में बताया था, भाई उद्योग और व्यापार में संघ होते थे। जैसे रिक्शा चालक सभी अपना संघ बना लेते हैं, या जैसे कोई भी जैसे काम करते हैं हम, तो हम संघ बना लेते हैं, ताकि जैसे मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मान लीजिए कोई ऑटो चालक है, तो ऑटो चालक सभी मिलकर अपना एक संघ बना लेंगे कि हमें 20 रुपये ही किराया लेना है। भाई सभी जने 20 रुपये किराया लेंगे ना, भाई एक जना अगर 10 रुपये किराया लेगा तो फिर यह उसके विपक्ष में माना जाएगा। तो सभी जने क्या करते हैं, भाई हम 20 रुपये ही किराया लेंगे, तो ये फिक्स हो जाता है। ये फिक्स कैसे होता है, भाई संघ बनाते हैं, भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना,
किसके अनुरूप कार्य करना, तो ये संघ बनाकर करते हैं। तो उस टाइम भी उद्योग एवं व्यापार में संघ बने होते थे। विनिमय सोना चांदी तांबे के टुकड़ों में होता है। विनिमय मतलब लेन देन। भाई जैसे आपने कोई चीज़ ले ली, कोई भी वस्तु ली, जैसे गेहूँ ले ली, तो विनिमय उसको आप क्या देंगे, तो विनिमय आप उसको सोना दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, तांबे के टुकड़े दे सकते हैं। तो विनिमय जो है वो सोने के चांदी के व तांबे के टुकड़ों से होता था। यहाँ पशुओं में ऊँट और बकरी विशेष थी। यहाँ लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करके विभिन्न तरह के सामान बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त सोना चांदी व कीमती पत्थर पर भी निकासी की जाती है। नक्काशी मतलब उसके ऊपर आर्ट बनाना। तो ये आपकी मेसोपोटामियन सभ्यता भी हो गई है। 55 मिनट हमारे पास हो चुकी है। यूनान की सभ्यता को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देख लेता हूँ कितना है ये। ठीक है, छोटा ही है। यूनान की सभ्यता और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये है यूनानी सभ्यता, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो यूनान कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ग्रीस कहाँ पर है, आज इसको ग्रीस कहा जाता है, यूनान। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूमिंग। ये आपका इटली है, और ये जो इलाका है, ये जो इटली के नीचे इस साइड में है, इसको हम ग्रीस कहा जाता है। और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है बहुत ज़्यादा, तो इसको ग्रीस कहा जाता है। ये तुर्की है, ये आपका इजिप्ट है, और इसके बिल्कुल इस साइड है ये है ग्रीस, जिसको यूनान कहा जाता है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अब हम इसको समझ लेते हैं। यूरोप के दक्षिण पूर्व में, जो यूरोप है उसके दक्षिण में व पूर्व में मैंने बता दिया, स्थित यूनान का एक प्रायद्वीप है। एक प्रायद्वीप मतलब जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। यह तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें 502 टापू है, जिनमें क्रीट, ट्राय, साइप्रस, एथेंस, मैसिडोन, स्पार्टा आदि मुख्य है। ये टापू हैं। इस द्वीप पर लगभग 4000 ईस्वी पूर्व में एक सभ्यता का उदय व विकास हुआ, जिसे क्रीट की सभ्यता कहते हैं। भाई 4000 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, मतलब ईसा मसीह के 4000 साल पहले यहाँ पर एक क्रीट की सभ्यता उत्पन्न हुई थी। यह सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व तक बनी रही। मीन्स यह 1500 ईस्वी पूर्व तक चली। फिर नोन्सस व फिस्टस ट्राय इस सभ्यता के गढ़ थे। जो ये दो क्षेत्र थे, नोन्सस और फिस्टस ट्राय, वे क्रीट की सभ्यता के गढ़ थे, मतलब प्रमुख क्षेत्र थे। क्रीट की सभ्यता के पतन के पश्चात, मतलब क्रीट की सभ्यता जैसे ही नष्ट हुई, उसके बाद माइसिन नामक नगर में, माइसिन एक क्षेत्र है ग्रीस में, वहाँ पर माइसिनियन सभ्यता का उदय हुआ, जो 1200 ईस्वी पूर्व तक चली। मीन्स जो आपकी क्रीट की सभ्यता थी वो 1500 ईस्वी पूर्व तक चली थी, और जो ये माइसिनियन जो सभ्यता है वो 1200 ईस्वी पूर्व तक चली थी। ये एक आधार है जिसको समझकर आप यूनान की सभ्यता को समझ सकते हैं। 1200 ईस्वी पूर्व में क्या आर्यन कबीलों ने यूनान पर अधिकार के विभिन्न नगर राज्यों में विकसित सभ्यताओं को जन्म दिया। ये कबीले हैं। कबीले मतलब जो झुंड में रहते हैं, कबीले बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो एक कबीला था आर्यन कबीला। उन्होंने 1200 ईस्वी पूर्व में यूनान पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और विभिन्न नगर राज्यों को विकसित किया। ये छोटे छोटे नगर राज्य प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि जहाँ पर शासक जो है वो निरंकुश नहीं होता, वह जनता की इच्छाओं से कार्य करता है। जैसी जनता की इच्छा है उसके अनुरूप कार्य करता है। इन नगर राज्यों को पोलिस भी कहते थे। भाई जो ये नगर राज्य थे जो आर्यन कबीलों ने बसाए, इनको पोलिस भी कहा जाता था। प्रत्येक नगर की अपनी अलग सेना और सरकार थी। ये नगर राज्य आपस में लड़ते रहते थे। इस सभ्यता के राजनीतिक इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। भाई जो ये पोलिस है या जो आर्यन कबीलों की जो सभ्यता है, इसको 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। इसी को हम आज के टाइम में यूनान की सभ्यता कह देते हैं। तो पहला है अंधकार युग या होमर युग, जो 1200 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक चला। होमर ये है आपके होमर युग। लोह युग या नगर राज्य युग 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। और है हेलेनिस्टिक युग, हेलेनिस्टिक युग 500 ईस्वी पूर्व से, हेलेनिस्टिक युग 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व। तो जैसे हमने मिस्र के बारे में पढ़ा था,
मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था और हम यूनान के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसको जानने के स्रोत क्या है, साधन क्या है। तो पहला है होमर द्वारा रचित महाकाव्य इलियड व ओडिसी। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि होमर द्वारा रचित, होमर जो आप होमर है उसके द्वारा रचित महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो इलियड व ओडिसी जो है वो होमर द्वारा रचित महाकाव्य है। हेरोडोट्स की रचना, हेरोडोट्स की रचना कौन सी है? हेरोडोट्स की रचना है हिस्टोरिका। ये है आपके हेरोडोट्स और इनको इतिहास का जनक बोला जाता है। इनकी बुक का ही नाम है हिस्टोरिका, इन्हीं के नाम पर पड़ा है हिस्ट्री नाम। तो हेरोडोट्स को इतिहास का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है दोस्तों। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं। एथेंस, कोरिंथ, सरपाटा, थिब्स आदि नगरों की खुदाइयों से मिलने वाली सामग्री जो इनसे खुदाई से मिली है। थ्यूसिडाइडिस की रचना पेलोपोनेशियन युद्ध, ये इन भाई साहब की रचना है। और प्लेटो व अरस्तु की रचनाएं जो आज के टाइम पे भी बिल्कुल रेलिवेंट हैं, प्लेटो व अरस्तु की रचनाएं भी, ये इसी टाइम के रचनाकार हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे वहाँ का प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। तो चलो शुरू करते हैं। इस समय यहाँ विभिन्न राजवंशों के शासकों ने शासन किया। राजा क्या थे? यहाँ पर भी निरंकुश थे। कई बार प्रजातांत्रिक भी होते थे, मतलब ज़्यादातर तो ये निरंकुश होते थे, परंतु कई बार यहाँ पर प्रजातंत्र भी आ जाता, मतलब लोकतंत्र भी आ जाता था। राजा को प्रजा ईश्वर तुल्य मानती थी। वही जो मेसोपोटामिया में भी देखा और जो मिस्र में भी देखा कि जो प्रजा है वो राजा को ईश्वर के समान मानती है। राजा एक परिषद से के परामर्श से शासन का संचालन करता था। एक परिषद होती थी जो हमने मेसोपोटामिया और मिस्र में पढ़ी थी, वह बड़े बुजुर्गों की एक परिषद है जो राजा को परामर्श देती थी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी थी कि वह परिषद के परामर्श से शासन का संचालन करता था राजा। परिषद में उच्च वर्ग के सम्मानित व्यक्ति होते थे। इस परिषद का नाम बयूल था। बयूल जो ये परिषद थी उसका नाम बयूल था। जनसाधारण की आम सभा को एगोरा कहते थे। एक आम सभा होती थी, एक तो उच्च वर्ग की सभा होती थी, एक आम सभा होती थी जिसमें जनसाधारण आम लोग रहते थे और इसको बोला जाता था एगोरा। इस आम सभा में समस्त स्वतंत्र नागरिक भाग लेते थे। ओहो, इस आम सभा में समस्त स्वतंत्र नागरिक भाग लेते थे। स्वतंत्र नागरिक दास नहीं ले सकते थे। याद रखना, जो जन साधारण की जो आम सभा थी एगोरा, इसमें आम सभा में सिर्फ स्वतंत्र नागरिक ही भाग ले सकते थे, दास नहीं। सिकंदर का समय विश्व इतिहास में हेलेनिस्टिक युग के नाम से प्रसिद्ध है। जो सिकंदर का समय है उसको हेलेनिस्टिक युग भी कहा जाता है। सिकंदर ने 336 ईस्वी पूर्व में अपने पिता फिलिप, सिकंदर को का जो पिता उसका नाम फिलिप है, और उसने 336 ईस्वी पूर्व में अपने पिता फिलिप का वध कर दिया था। और मकदूनिया जो यूनान, जो आज जो ग्रीस है, यूनान है, यूनान उसी को ग्रीस कहा जाता है। मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक बन गया अपने पिता की हत्या करके। वो मकदूनिया या मैसेडोनिया जिसको कहा जाता है उसका शासक बन गया। उसने यूनान में हुए विद्रोह को कुचल दिया और समस्त यूनान पर अपना अधिकार कर लिया। यूनान में उस समय लगभग 150 नगर राज्य थे, लगभग 150। उन सभी पर उसने नियंत्रण कर लिया। प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार के नागरिक होते थे। जितने राज्य छोटे छोटे बने हुए थे वहाँ पर 3 प्रकार के नागरिक होते थे। पहला स्वतंत्र नागरिक, दूसरा विदेशी नागरिक जो बाहर से आए हैं, और तीसरा है दास। स्वतंत्र नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त थे, फंडामेंटल राइट्स। यूनान के नागरिकों द्वारा जनसभा एक्स लेसिया के सदस्यों का चुनाव किया जाता। वह यूनान के जो नागरिक हुआ करते वे ही जनसभा जो थी उसके सदस्यों का चुनाव किया करते थे। वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी ये भी हमें पढ़ना है। समाज जो था वो 4 वर्गों में विभाजित था। पहला हमने ऊपर पढ़ा था, वे 3 वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। यहाँ पर 4 वर्गों में बटा हुआ था समाज। पहला था कुलीन वर्ग। यह वर्ग विशाल भू संपत्ति का स्वामी था इसके पास बहुत बड़ी संख्या में दास होते थे। यह वर्ग जो था वो युद्ध के समय नेतृत्व करता था। दूसरा वर्ग मध्य वर्ग था जिसमें साधारण नागरिक शामिल थे। इन्हें फ्रीमैन अथवा पैरोआसी कहा जाता था। यह वर्ग व्यापार एवं वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।
तीसरा वर्ग स्वतंत्र श्रमिकों का था जिसे थिट्स स्वतंत्र श्रमिक थे जिन्हें थिट्स कहा जाता था। चौथा वर्ग दासों का था जिन्हें हलोट कहा जाता था। धार्मिक विश्वासों तथा सामाजिक प्रथाओं का समाज में प्रचलन था। तो समाज जो था वो 4 वर्गों में विभाजित था। लैग कर रहा थोड़ा दोस्तों। समाज जो था वो 4 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग कुलीन वर्ग था, दूसरा वर्ग तो मध्यम वर्ग था, तीसरा वर्ग जो था वो श्रमिकों का वर्ग था और चौथा वर्ग था वो दासों का वर्ग था। आर्थिक एवं वाणिज्यिक व्यवस्था। यूनान जो था वो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। यूनान का व्यापार दूर दूर तक होता था। इन लोगों को के उद्योग मिट्टी व धातु के बर्तन बनाना, अस्त्र शस्त्र बनाना, फर्नीचर बनाना, जैतून से तेल बनाना, अंगूर से शराब बनाना आदि प्रमुख थे। यूनान के पहाड़ों में सोना, चांदी व लोहा निकलता था। यहाँ कृषि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। मीन्स कृषि की खेती नहीं होती थी। तो टीले थे यार, बिल्कुल ऐसा कोई उचित जगह थी नहीं। यहाँ का धार्मिक सांस्कृतिक जीवन कैसा था? यूनान के लोग बहुदेवाई थे, मतलब एक से अधिक लोगों की पूजा करते, देवताओं की पूजा करते थे और मूर्ति पूजक थे, मतलब मूर्ति की पूजा करते थे। ये लोग प्राकृतिक शक्तियों तथा जानवरों की पूजा करते थे। उनका भूत प्रेत में विश्वास था। इनके मुख्य देवी देवता जियस आकाश का देवता, अपोलो सूर्य, हर्मस व्यापार का देवता, पोसीडान समुद्र का देवता, मार्स युद्ध का देवता, डेमीटर अन्न की देवी आदि थे। यहाँ के लोग विभिन्न तरह के मनोरंजन के साधनों में विश्वास रखते थे। मतलब मनोरंजन इनका सबसे मेन मोटिव था। ये मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? नाचना, गाना, पशुओं की लड़ाई करवाना आदि। यूनानी संस्कृति ने निश्चित ही विश्व को अमूल्य देन दी है। यूनानियों ने कई भव्य मंदिरों, आकर्षक एवं विशाल मूर्तियों का निर्माण करवाया है। धन्यवाद दोस्तों। यूरोप के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस को प्रसिद्ध यूनानी शासक पेरिक्लीज के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। पक्का प्रश्न है दोस्तों, लिखवा लीजिए। देखिए, यूरोप के प्रथम इतिहासकार कौन है? हेरोडोटस, और इनको इतिहास का जनक भी कहा जाता है। और ये कौन से यूनानी शासक के दरबार में थे? कौन सा राज्य का संरक्षण में काम किया करते थे? तो शासक का नाम था पेरिक्लीज। याद रखना दोस्तों, पेरिक्लीज। तो धन्यवाद दोस्तों। आज हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।